मित्रों प्रणाम, नमस्कार। जैसे मैंने आपसे वायदा किया था कि आज रविवार को मैं उपस्थित होऊंगा आपके साथ अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% के जो टैरिफ हैं या व्यापार कर हैं उन पर कुछ चर्चा करने के लिए। मित्रों, आप इन सब समाचारों को पिछले 7-8 दिनों से देख सुन रहे होंगे कि कि व्यापार कर जो है भारत के ऊपर अमेरिका द्वारा पहले 25% किया गया। सब्सिक्वेंटली उसके बाद में उसको बढ़ा करके 50% किया गया। और इस कर वृद्धि का परिणाम ये होगा कि भारत से जो निर्यात होगा अमेरिका में वो उसके मूल्य में वृद्धि होगी। पहले जो वस्तु 10 रुपए में वहाँ पे पहुँचती थी, अब उसके ऊपर 50% और कर लग जाएगा तो वह 15 रुपए में वहाँ पहुँचेगी। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो वस्तु भारत से निर्यात होकर के अमेरिका जाती थी वो अब अमेरिका के नागरिकों को महंगे दामों पर मिलेगी। और भारत के ऊपर 50% टैरिफ का अर्थ ये हुआ कि वो 1.5 गुना, वो 50% बढ़ गया, 10 से 15 रुपए हो जाएगा। किंतु वहीं जो भारत से अतिरिक्त देश हैं जो अमेरिका को निर्यात कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उनके टैरिफ या उनके व्यापार कर जो है वो भारत के मुकाबले में बहुत कम है। जैसे कि पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं, उसके ऊपर 19% का टैरिफ है। तो कहाँ पाकिस्तान का माल जो है वो 19% टैक्स पे करने के बाद में उपभोक्ताओं को मिलेगा अमेरिका में, वहीं भारत के माल पर उन्हें 50% टैक्स देना पड़ेगा अतिरिक्त। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सामान जो है वो अमेरिका के व्यापार में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। यानी कि उनका मूल्य अधिक होने की वजह से लोग उनकी खरीदारी कम करेंगे या उनके ऑर्डर कम होंगे। इसके ऊपर अमेरिका का ये आरोप रहा है कि भारत ट्रेड डील यानी कि व्यापारिक समझौते पर बड़ा धीमी गति से मूव कर रहा था। उसने उसने ट्रेड डील यानी कि व्यापारिक समझौते में जल्दी नहीं दिखलाई, गति नहीं दिखलाई। वहीं भारतीय पक्ष हालांकि बहुत मुखर रूप से नहीं कह रहा है, किंतु भारतीय पक्ष का ये कहना है कि अगर आप हमको ये कहते हैं कि हम अपने कृषि उद्योग की तरफ में आपके दरवाजे खोल दें या कृषि प्रोडक्ट्स उत्पादों के लिए पूरी तरीके से अमेरिकी कंपनियों को रास्ता खोल दें और जीएम टेक्नोलॉजी के आधार पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं, जिनके लिए ये मुद्दा आज का नहीं है, 20-30 वर्ष पहले का भी है कि अमेरिका उस क्षेत्र में भी यहाँ प्रवेश करना चाहता था। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो है, बीज जो है, कृषकों के लिए फायदेमंद है क्योंकि उससे उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। किंतु उसके साथ में खामियाजा ये है कि उन बीजों का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि आपको उन बीजों को दोबारा उन कंपनियों से हर वर्ष खरीदना पड़ेगा। जबकि भारत में किसान क्या करता है कि वो हाईटेक जो है बीज लेता है कृषि संस्थाओं से और उसको वो प्रिजर्व कर लेता है, अगले वर्ष फिर उनको वो बोने के काम में या बीजारोपण के काम में आता है। जबकि वो जीएम टेक्नोलॉजी से जो इम्प्रोवाइज्ड सीड्स हैं उनके साथ में ऐसा नहीं हो पाएगा। दूसरा मुद्दा ये आ रहा है कि आप जानते हैं
अमेरिका में फॉर्म्स जो है, डेयरी फॉर्म्स बहुत बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि उनका भौगोलिक आकार बहुत बड़ा है, आबादी बहुत कम है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स उनका जो है बहुतायत में होता है। वो ये चाहते हैं कि भारत जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का व्यापार खोल दे हमारे लिए। यदि भारत वो काम करता है तो अमेरिका से बहुत ही सस्ते दर पर वो लोग दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स को जो है निर्यात कर पाने में सफल होंगे। किंतु यहाँ पर भी एक मुद्दा फंसता है। एक तो ये कि आपके यहाँ जो संगठित क्षेत्र में थोड़े बहुत डेयरी उद्योग चल रहे हैं और लगभग हर राज्य में है, जहाँ छोटा छोटा किसान अपना 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर दूध इन सहकारी संस्थाओं को देता है, जो उसको आगे प्रोसेस करके आम जनता तक में पहुंचाती हैं। ये मूल्य भले ही 65 रुपये किलो हो, 64 रुपये किलो हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है ये, किंतु इससे छोटे किसानों को खासा अच्छा रोजगार उपलब्ध है और एक बड़ा तबका जो है इस व्यापार में संलग्न है। अब यही दूध यदि डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध जो है अगर आयात किया जाए अमेरिका से, तो संभावना है कि इस दूध की कीमत 50 रुपये हो जाएगी, यानी मूल्य कम हो जाएगा। किंतु मूल्य कम होने के एक डिसएडवांटेज, एक जो है हानि ये है कि आपका पूरा का पूरा जो दुग्ध उद्योग है, वो जो बनाया आपने वर्षों से, वो एकदम ठप हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। उसको सरवाइव करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका से आयात इतना अधिक होगा। अच्छा, इसके अलावा भी एक समस्या है, और वो ये समस्या है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में जो दुग्ध प्रोडक्ट्स हैं, वो वो जो दूध देने वाले दुधारू पशु हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो उन्हें ऐसा चारा खिलाते हैं जिसमें मांस का उपयोग होता है, जिसमें मछलियों की हड्डी का उपयोग होता है। तो इससे इन मांसाहारी उत्पादों को दुधारू पशुओं को खिला करके वो उत्पादन में वृद्धि करते हैं, जो कि यहाँ भारत में धार्मिक हिसाब से, जहाँ आप जानते हैं कि 1857 का जो गृह युद्ध एक तरीके से या क्रांति हुई थी, वो केवल इसी वजह को हो लेकर के हो गई थी कि आरोप था कि जो बुलेट्स थी उनके अंदर गाय या सुअर की चर्बी थी। तो धार्मिक मुद्दा बनता है कि अगर आप अमेरिका से इस तरीके के दुग्ध प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे, जहां दुधारू पशुओं ने मांस खा करके उस दूध को दिया हो, तो यहाँ तो जनता नहीं स्वीकार करेगी उसको। तो टैरिफ का जो ये जो संघर्ष है, इसका मूल कारण क्या है? भारत के ऊपर 50% टैरिफ लग गया। अमेरिका ने यूनिलैटरली, एक तरफा, और उसमें भी मैं कहूं तो राष्ट्रपति ट्रंप ने एक तरफा ये निर्णय लिया। अच्छा, आप जानते हैं कि पिछले 20-25 वर्षों से अमेरिका का भरपूर प्रयास रहा है कि भारत जो है बाइपोलर, यानी कि दो ध्रुवीय विश्व को छोड़ करके वो अमेरिका की तरफ में, उसकी तरफदारी की तरफ में आए, क्योंकि अमेरिका को चीन से जो है संकट नजर आता है। तो बाइपोलर जो वर्ल्ड था, जो विश्व का जो है ऑर्डर था, वो सोवियत संघ के नष्ट होने के बाद में, बिखर जाने के बाद में, टूट जाने के बाद में अमेरिका को ऐसा लगा कि वो बाइपोलर वर्ल्ड जो है ऑर्डर, वो अब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन गया, यानी कि एक ही शक्ति वाला जो है विश्व रहेगा।
और वो शक्ति जो है अमेरिका है। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी तरीके से अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन या भारत की जो है एक गुटबंदी हो जो उसकी उसके उसके वर्चस्व को चुनौती दे सके। इस प्रयास में अमेरिका पिछले 25 वर्षों से लगा हुआ था। जॉर्ज बुश पहले के पीरियड से, जहाँ धीरे 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 प्रलोभन के माध्यम से, न्यूक्लियर सहूलियतों के आधार पर भारत को अमेरिका अपने खेमे में करने का प्रयास कर रहा था। और हाल फिलहाल क्वेड, जिसमें कि जो है आप जानते हैं चीन की औपनिवेशिक नीतियों और दक्षिण सागर में उसके प्रभुत्व को कम करने के उद्देश्य से जो निर्माण हुआ, जिसमें जापान भी है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका की तो खैर स्थिति है ही है वहाँ पर। तो इन सब प्रयासों को धता बताते हुए अपने से पूर्व के कई राष्ट्रपतियों के प्रयासों पर पानी फेरते हुए ट्रंप ने ये 50% टैरिफ लगाने का निर्णय ले करके भारत को विवश, वैसे मैं इसको यहाँ ये नहीं कहूँगा कि वो भारत को विवश, यहाँ उनकी कैलकुलेशन में गलती हुई है। वो ये समझ रहे थे कि भारत ब्लैकमेल हो जाएगा, किंतु भारत और मोदी स्वाभिमान के पर्याय बन चुके हैं। मित्रों ध्यान कर लीजिए, मैं जो शब्द जो वाक्य बोल रहा हूँ कि भारत और मोदी ये आत्मसम्मान के विषय में एक पर्याय बन चुके हैं। आप मोदी से भारत को नहीं निकाल सकते और भारत से मोदी को नहीं निकाल सकते। तो आइए मैं इसको आपको पीछे की स्थिति में लेकर के जाता हूँ। यदि आप लोगों में से किसी ने भी मेरी पुरानी पोस्ट पर पढ़ा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, मैं लगभग 20 घंटे 22 घंटे में लगातार इंटरनेट पर ही बैठा रहता था उन दिनों, हर समाचार को देखने के लिए तमाम तरीके के। और जब पहली घोषणा पाकिस्तानी अखबारों ने की, उससे पहले बीबीसी ने की कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर या ऑपरेशन सिंदूर को रोकने पर सहमत हो गए हैं। इस समाचार के तत्काल बाद ही ट्रंप का ट्वीट आया कि ये सब कुछ उनके करवाने से हुआ, यानी कि उनकी पहल पर भारत और पाकिस्तान ने इस स्थिति से अपने पैर, अपने कदम पीछे खींचे। मित्रों आप मेरी फेसबुक वॉल पर जाइएगा, शायद वो 5 बजे का समय रहा होगा शाम को, जब ऐसी घोषणा हुई थी। मैंने तत्काल लिख दिया था कि ट्रंप का यह बयान यह जाहिर करता है कि वह नोबेल पीस प्राइज के लिए या नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं विद इन ब्रैकेट, ये ट्वीट कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, दो देश परस्पर युद्धक स्थिति में हैं और भारत का पक्ष ऊपर है, भारत ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, और अचानक तीसरा मुल्क आता है जिसका कहीं कोई लेना देना नहीं है और जिसको हम उस शिमला समझौते के अंतर्गत हम दरकिनार कर चुके हैं कि हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार ही नहीं करेंगे भारत और पाकिस्तान के मसलों पर। तो ऐसे में अमेरिका का ये कह देना कि जी मेरी वजह से रोक लग गई, ये तो मोदी जी के लिए भी घातक होता स्वीकार करना। तो मोदी जी ने उसका वेमेंटली उसका प्रतिकार किया, उसका विरोध किया, और पहले तो ये सोचा गया कि शायद ट्रंप उत्साह में इस तरीके के बयान जारी कर रहे हैं,
कि ये सब मेरी वजह से हुआ, अदरवाइज अन्यथा तो जो है दो परमाणु राष्ट्र जो है वो आपस में एक दूसरे को समाप्त करने पे आमादा थे। मित्रों, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से बात करके अनुरोध कर रहा है कि बस युद्ध रोक दिया जाए या इस स्थिति को रोक दिया जाए, तो वो ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती। ये पूरी बातचीत मिलिट्री इंटेलिजेंस जब दूसरों देशों की खुफिया बातों को रिकॉर्ड करता है, तो इनको क्यों नहीं रिकॉर्ड करके रखेगा। तो ये सारे की सारी चीज़ें रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं कि पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ की कॉल आई, भारत के डीजीएमओ ने उसको स्वीकार किया। और आप क्या समझते हैं कि भारत का डीजीएमओ जो है तत्काल उन चीज़ों के लिए हामी भर देते कि नहीं साहब आपने कह दिया और मैं यहाँ पे स्वयंभू मतलब पूरा अधिकार रखता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि हाँ आपकी बात को मान लिया जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डीजीएमओ उस बात को अपनी वार काउंसिल में जो उस वक्त में युद्ध के रणनीति में लगे हुए हैं उसको बताएंगे। डीजीएमओ ने उनको वो बात बताई। डीजीएमओ जब जो है वार काउंसिल को बता रहे हैं युद्ध की रणनीति जहां तैयार हो रही है, जहां से ये बताया जा रहा है कि यहाँ अटैक किया जाए या यहाँ नहीं किया जाए, वो उस बात को अपने तक भी नहीं सीमित रखेगा। भारत की प्रजातंत्र में ऐसा भी नहीं है कि मिलिट्री या सेना जो है सर्वे सर्वा है ना। वो तुरंत उस बात को जो है कैबिनेट को बताएगी, अपने डिफेंस मिनिस्टर को बताएगी। डिफेंस मिनिस्टर उस बात को जो है प्रधानमंत्री को बताएंगे और प्रधानमंत्री जो कि उस बार काउंसिल के प्रमुख हैं वो उन चीज़ों को सुनेंगे। उसके बाद में कैबिनेट की मीटिंग होगी और डिसाइड किया जाएगा कि अब क्या किया जाए। उसमें प्रधानमंत्री भी सर्वे सर्वा नहीं है। तो जब ये इतनी प्रक्रियाओं के बाद में फिर डीजीएमओ को कहा जाता है कि ठीक है अब यू कैन गो अहेड, आप उनकी जो है रिक्वेस्ट को कहते हुए आप ये उनको समय सीमा दे दीजिए और उनको ये भी बता दीजिए कि यह अस्थाई है, ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं गया है, खत्म नहीं किया गया है, ये अस्थाई है, ये जारी रहेगा। जारी कब रहेगा? ये तमाम तरीके से जारी रहेगा, जैसे कि भारत ने सिंधु नदी परियोजना पर रोक लगाई या और कुछ निर्णय लिए, या अगर फिर कोई जो है आतंकवादी घटना घटती है तो भारत उसमें जो है एकदम प्रतिक्रिया अपनी प्रकट करेगा। तो मित्रों, भारत ने जब ट्रंप के उस बयान को एक बार नहीं, दो बार नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने बीसियों बार इस बयान को दिया और भारत ने हर बार उस बयान को, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, ज़्यादा नहीं बोले, किंतु उनके कैबिनेट के सभी लोगों ने प्रतिकार किया। राजनाथ सिंह जी ने किया, क्या कहते हैं, अपने अपने विदेश मंत्री साहब ने किया। इन सब लोगों ने इसका प्रतिकार किया कि नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं है, हम लोगों ने ट्रंप की बात पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी डीजीएमओ की बात से जो है सहमत होकर के और अपना हमारा लक्ष्य पूरा हो गया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर को बंद किया है, रोका है अस्थायी रूप से। ये चीज ट्रंप को नागवार गुजरी। जैसा मैंने पहले ही अपनी पोस्ट में लिखा था कि वो नोबेल पुरस्कार के महत्वाकांक्षी हैं। वो किसी न किसी रूप में वो चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार उनको प्राप्त हो जाए और इसका एक ही रास्ता था कि पाकिस्तान, तो आप जानते हैं कि उनका पिछलग्गू रहा है, उसको पैसे चाहिए, उसका तो कोई दीन ईमान नहीं है, कभी इधर कभी उधर, और वो उसको पाला भी पोसा उन्हीं लोगों ने है। 1965 से 1971 तक की लड़ाई में सारी युद्धक सामग्री अमेरिका से ही उनको मिलती थी और फिर बाद में अफगानिस्तान को लेकर के उन्होंने कितना दोहन और शोषण अमेरिका का किया वो तो किसी से छुपा नहीं, अमेरिका से भी नहीं छुपा है। तो ऐसी स्थिति में आसिफ मुनीर को बुला करके और पाकिस्तान से अपने नाम को नोबेल पुरस्कार के लिए रिकमेंड करवा करके ट्रंप ये चाहते थे कि भारत भी ऐसा कुछ कर दे।
भारत के साथ दो समस्या थी कि अगर भारत डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए रिकमेंड करता है, अनुशंसा करता है, तो वो ये स्वीकार कर लेगा कि उसने जो है डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार किया भारत पाकिस्तान के संघर्ष के समय में। ये किसी भी राजनेता के लिए, भारतीय राजनेता के लिए हाराकिरी से कम, आत्मघात से कम नहीं हो सकता। कोई भी प्रधानमंत्री इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बीच में कोई तीसरा मुल्क आए, कोई तीसरा देश जो है उसमें अपनी टांग अड़ाए या उसमें फैसला ले। तो होना वही था। मोदी जी ने उससे बराबर इनकार किया, और न केवल इनकार किया, अब आप देख रहे हैं कि जर्मन समाचार पत्र फ्रैंकफर्टर अल्गेमेine ज़ाइटुंग, यानी जिसको FAZ कहते हैं, फैज कहते हैं, उसने 26 और 27 अगस्त को सीधा सीधा समाचार प्रकाशित कर दिया। और उस समाचार को मैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को देख रहा हूँ, कहीं से कोई डिनायल नहीं है, और उसने सीधे सीधे लिखा कि ट्रंप जो है अपनी बात मोदी जी के ऊपर थोपना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि मोदी उनको रिकमेंड करें नोबेल पुरस्कार के लिए। इसी वजह से, इसी के चलते मोदी जी ने, आप ये देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री की अहमियत कितनी अधिक हो गई है कि मोदी जी ने 4 बार जो है डोनाल्ड ट्रंप के टेलीफोन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। विश्व में पहला ऐसा मौका होगा कि नंबर 1 की विश्व शक्ति का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, किसी थर्ड वर्ल्ड तो नहीं कहूंगा, किंतु आप G20 में आप सदस्य हैं, भारत जैसे राष्ट्र के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को फोन करे, और भारतीय प्रधानमंत्री इतनी हिमाकत कर दे कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उसने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के फोन को लेने से इनकार कर दिया, बात करने से इनकार कर दिया। आप मोदी जी के व्यक्तित्व को इसी बात से पहचान सकते हैं कि भारत की अस्मिता, भारतीयता और भारत के गौरव और आत्मसम्मान पर कहीं से भी कोई भी खरोंच तक में बर्दाश्त वो नहीं कर सकते। आप चाहे जितना युद्धक बातें कर लीजिए, भाई हम पाकिस्तान से निपट सकते हैं तो हम आपसे भी निपट लेंगे। युद्ध की स्थिति तो ऐसी खैर कोई नहीं है, किंतु आप क्या सोच क्या रहे हैं? जबरदस्ती आप जो है तू कौन मैं खाम खा, मामला भारत और पाकिस्तान का, और वो जो है चौधरी बने हुए कि नहीं साहब मेरी वजह से जो है ये युद्ध रुक गया। तो ऐसा नहीं होता। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर बातें करते हैं, बढ़ करके बातें करते हैं, वो उनकी ये उम्मीद थी कि भारत के पास में कोई विकल्प नहीं है, भारत चीन का सताया हुआ है, रूस जो है इस वक्त में आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, तो हार हार करके भारत अमेरिका की तरफ में ही देखेगा। किंतु उनको कैलकुलेशन में उनके गलती हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, कोई स्थायी शत्रु नहीं होता, और ये एक अवसर है। उन्होंने बहुत अपमानित करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी इज ऑल्सो अ डेड इकोनॉमी। अरे भाई, जब इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि यूक्रेन में जो रूस युद्ध लड़ रहा है वो भारतीय पैसे से लड़ रहा है, तो तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तर्क प्रस्तुत करना चाहते हो?
तुम्हारा तर्क एक तरफ में ये इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और दूसरी तरफ में तुम ये कह रहे हो कि इंडिया इज फाइनेंसिंग रशिया टू गो वॉर, टू गो अगेंस्ट वॉर इन यूरोप, अगेंस्ट यूक्रेन। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो रूस को इस युद्ध को सस्टेन करने के लिए मदद प्रदान कर रही है, और आप उसको जो है डेड इकोनॉमी कर रहे हो। और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे मूर्खाधिपति हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, मैं तो केवल उनको फिरोज गांधी के पोते के रूप में ही उनका संबोधन कर सकता हूँ। और उनका भी वक्तव्य यही होता है, यू डोंट नो, डोंट यू नो, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। भाई वो लोग तो जो है जहाँ जाना होगा चले जाएंगे, कोई इटली भागेगा, कोई कहीं भागेगा, हमारे साथ में तो ऐसी स्थिति नहीं है। हम तो जो है भारतीय मान सम्मान कर के लिए जो है खड़े ही रहेंगे। तो ये परिदृश्य पीछे के हैं, भारत के ऊपर टैरिफ लगना, भारत को दबाव में लेकर के आना कि भारत जो है रूस का साथ छोड़ दे और चीन के साथ, अमेरिका के साथ में चला जाए। तो आप ये जान लीजिए, भारत रूस के साथ में, अब तो पहले सोवियत संघ को मान लीजिए, रूस अभी भी है, तो सोवियत रशिया के साथ, और सोवियत रशिया भारत के साथ कब से है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेज़ों से, तो पहला निमंत्रण जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका की तरफ से था। पाकिस्तान में जिन्ना को भी जो है अमेरिका की तरफ से निमंत्रण था, किंतु नेहरू ने तब दूरदृष्टि रखी और अमेरिका की बजाय में सोवियत संघ की तरफ में अपनी पहली यात्रा की। और वहाँ से आप जानते हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, वो वहीं की देन है, वहीं की सोच है। और वो दिन है, और आज का दिन है, भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा है और रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा है। तो आप ये समझिए कि आज़ादी के तत्काल बाद से 1950 से मान लीजिए और आज तक के बीच में 75 वर्षों की मित्रता और टाइम टेस्टेड मित्रता, उसको छोड़ करके आपकी विम्स एंड फैंसीज पर कि अगर मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दूंगा, उसको डेड इकोनॉमी घोषित कर दूंगा, ये सब बातें मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक वातावरण में, राजनयिक वातावरण में ये नकारी जाती हैं, इन बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है। और नटशेल में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ कि मेरी बातचीत आप लोगों के साथ में 28 मिनट हो गई है, 30 मिनट तक में हो जाएगी। सीधा सा ये है कि ये अमेरिका, और अमेरिका का भी नहीं, आप तो जान ही रहे हैं कि फेडरल कोर्ट के अंदर अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अमेरिका में ये टैरिफ को जो है न्यायालय ने 4 के मुकाबले 7 वोटों से न्यायाधीशों ने इसको खारिज कर दिया है, इन एक तरफा टैरिफ को। किंतु अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वहाँ, और देखिए वहाँ क्या निर्णय आता है। फिर भी ये ये विम्सिकल या सनकपन का जो है निर्णय है डोनाल्ड ट्रंप का कि भारत के ऊपर इस तरीके की अड़चन लगाई जाए, ट्रेड बैरियर्स लगाए जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि इससे थोड़े से समय के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ मतलब चिंता बढ़ेगी। आप देख रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से, जब से ये 27-28 सितंबर अगस्त से ये बात उठी है, तब से आपका सेंसेक्स जो है किसी भी दिन रिकवर नहीं किया है। किसी दिन 800 पॉइंट, किसी दिन 600 पॉइंट, किसी दिन 400 पॉइंट। ये हो सकता है कि कुछ दिन और जारी रहे, किंतु हमें अपने आत्मसम्मान को छोड़ करके इन चीज़ों के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरा ये मानना है कि सरकार भी इसके ऊपर कोई सुदृढ़ फैसला लेगी, और जनता तो इन मामलों को इनके साथ में, सरकार के साथ में सपोर्ट करना, सहायता करना,
तो ज़रूरी ही चीज़ है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना।